मॉर्निंग की धूप आसमान में फैल चुकी होती है। आशा तलब से पानी भर के घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में चलती हुई अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। वहां कोई चीज हल्की सी चमक रही होती है। ये क्या है? चमक रहा है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम और कहां से आए हो यहाँ? डरो मत, मैं आरव हूं, एक जीनी। जो भी इस चिराग को देख पाता है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करता हूं। 3 इच्छाएं पूरी होते ही मैं यहां से गायब हो जाऊंगा। अब बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? याद रखना, इच्छा मांगते वक्त 2 बातें। पहली, मैं मारे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। दूसरी, बुद्धे को जवान नहीं बना सकता। बाकी तुम कुछ भी मांग सकते हो। मेरी कोई इच्छाएं नहीं है आरव जी। आप किसी और के पास जाइए जिसे आपकी जरूरत हो। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तुम अपनी तीनों इच्छाएं नहीं मांग लेते, मैं कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, अभी कोई इच्छाएं नहीं है। आगे कभी कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी आरव जी। आशा चिराग को हाथ में लेकर घर की तरफ चल रही होती है। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत को पेड़ के नीचे बैठी देखती है, कमजोर सी। आशा पूछती है, क्या हुआ है दादी? आप इतना खांस रही हो, तबीयत खराब है क्या? घर चलिए, यहाँ मत बैठिए, ठंड लग जाएगी और हवा भी तेज चल रही है। कहाँ जाऊंगी बेटी, तबीयत बहुत खराब है। लड़के ने इलाज के पैसे नहीं है बोल के घर से निकाल दिया। आप दुखी मत हो दादी। आरव जी, आप सुन रहे हो ना? मैं अपनी पहली इच्छा मांगना चाहती हूँ। हाँ, मैं आ गया। बोलिए, क्या है आपकी पहली इच्छा? मैं चाहती हूँ कि दादी की जिंदगी में कोई भी दुख ना रहे। बस यही है मेरी पहली इच्छा आरव जी। क्या आप अपनी इच्छा किसी और पर क्यों खर्च कर रही हो? एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि एक बार इच्छा पूरी हो गई तो वो वापस नहीं हो सकती। हाँ आरव जी, मैंने सोच समझ कर ही आपको बोला है। यही मेरी पहली इच्छा है। ठीक है, फिर आपकी इच्छा पूरी हुई। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मेरी तो तबीयत एकदम से ठीक हो गई बेटी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हें हर खुशी दे जिंदगी में। हमेशा खुश रहो। ठीक है दादी, मैं चलती हूँ। आप आराम से घर जाइए। आशा घर लौट कर आती है। मीरा, उसकी छोटी बहन, जो एक बहुत स्वार्थी और लालाची लड़की थी, खुद को शीशे में निहार रही थी और गा रही थी। उससे देखकर पूछती है, शीशे में देखूं तो खुद ही मुस्कुरा जाऊं। मैं कितनी सुंदर हूँ ये सबको बता जाऊं। तू कब आई? और ये तेरे हाथ में चमकता हुआ क्या है? कुछ खास नहीं है, रास्ते में पड़ा हुआ मिला था तो बस लेकर आ गई। तू मुझसे कुछ तो छुपा रही है। तू तो कभी झूठ बोलती नहीं। कुछ भी नहीं है, बोल तो दिया ना तुझे। आशा को पता था कि उसकी बहन का स्वभाव कैसा है और वो नहीं चाहती थी कि मीरा किसी गलत काम में लग जाए। इसीलिए आशा ने तय किया कि वो अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताएगी। दूसरी तरफ मीरा अपने मन ही मन ललच करती रही और उसने ये तय किया कि वो आशा पर नजर रखेगी। आशा बिस्तर पर चुपचाप बैठी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। बस ताना ही थी, बस घर के कोने में टीवी की हल्की सी आवाज। तभी अचानक टीवी की स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चमकी और अगला ही पल आशा के होश उड़ गए। समाचार पढ़ने वाली की आवाज कान के अंदर गूंज उठी। 2 दिन में एक भयानक तूफान इस गांव से टकराने वाला है, जिसकी मार से पूरा गांव तबाह हो सकता है। पूरा कमरा एकदम सन्न हो गया और आशा का दिल तेज धड़कने लगा। आशा बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे सबको बचाऊं? जिन लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता, अगर उनके घर सब कुछ चला गया तो वो कैसे जिएंगे? मुझे कुछ तो करना ही होगा। आरव जी से मदद लेनी पड़ेगी, जल्दी, बहुत जल्दी। बाहर से गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। आशा घबराकर जल्दी से बाहर की तरफ जाती है।
कर वो देखती है कि तूफान शुरू हो चुका है। जोर जोर से बारिश पड़ रही है, हवा तेजी से बह रही है। ये देखकर आशा का दिल बैठ जाता है। आरव जी, बाहर आइए जल्दी। सुन रहे हैं ना आप आरव जी? मैं आ गया। बोलिए, आपकी अगली इच्छा क्या है? मेरी अगली इच्छा यही है कि गांव में आने वाला तूफान रुक जाए, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई अपना घर, अपनी जिंदगी ना खोए। यही है मेरी दूसरी इच्छा। आरव जी, कृपया इसे जल्दी पूरी कर दीजिए। ये आप क्या कर रहे हो? आप अपनी दूसरी इच्छा भी गांव वालों पर खराब कर रही है। समझिए, आपके पास बस एक ही इच्छा बचेगी इसके बाद। जरा सोच समझकर बोलिए। आप अपने लिए भी तो कुछ मांग सकती हो, सोना, चांदी, घर, गाड़ी, कुछ भी। फिर क्यों अपनी इच्छाएं दूसरों पर बर्बाद कर रहे हो? पीछे से मीरा सब कुछ सुन लेती है और तुरंत उसके मन में एक साजिश जन्म लेती है। वो सोचती है कि तीसरी इच्छा वो अपने लिए ही मनवाएगी, चाहे जो भी करना पड़े। आरव जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना, ना चांदी, ना कोई गाड़ी। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी इच्छा बस एक ही है, गांव पर आने वाला ये तूफान रुक जाए, लोगों की जिंदगी बच जाए, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। बस यही मेरी इच्छा है। आप इससे जल्दी पूरा कर दीजिए आरव जी। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी हुई। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, हवा का जोर धीरे धीरे काम होने लगता है। बादल की गरज धीमी पड़ जाती है और आसपास का माहौल अचानक शांत सा हो जाता है, मानो किसी ने आसमान पर हाथ रखकर उससे शांत कर दिया हो। मीरा के दिमाग में एक चलक सोच जन्म लेती है। आशा की 2 इच्छा खत्म हो चुकी थी और अब बस एक ही इच्छा बाकी थी। मीरा समझ गई कि अगर उसे कुछ पाना है तो अभी इसी पल अपनी चाल चलनी होगी। उसने एक शातिर साजिश रच ली, तीसरी विश आशा से अपने लिए मनवाने की। आशा, तू जल्दी डॉक्टर को बुला के ले आ। मैं नहीं तो मर जाऊंगी। तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ तुझे अचानक से? मैं अभी जाती हूँ, डॉक्टर को लेके आती हूँ। तू बिस्तर से हिल मत, बिल्कुल भी नहीं। आशा जब डॉक्टर को लेकर आती है, मीरा चलकी से आशा को डॉक्टर के लिए कुछ लेने दूसरे कमरे में भेज देती है। जैसे ही आशा दूर होती है, मीरा डॉक्टर की तरफ झुककर धीमी आवाज में कहती है, डॉक्टर, अब ध्यान से सुनिए। आपको मैं जैसा बोलूंगी आपको वही करना होगा। अगर आपने एक भी बात उल्टा की तो आपके लिए बहुत खराब होगा, समझे? जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, बस मेरा काम कर दीजिए। आशा को कहना कि मेरी हालत बहुत खराब है और अगर इसने मुझे तनाव दिया या मेरी कोई बात नहीं मानी तो मेरी जान भी जा सकती है, समझे? ऐसा ही बोलना। डॉक्टर उसकी आंखों में चमकती लालच और धमकी देखकर हालांकि परेशान हो जाते हैं, पर पैसा और डर दोनों उनकी जुबान बंद देते हैं। वो धीरे से सर हिलाकर बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही बोलूंगा। देखिए, मीरा की हालत काफी नाजुक है। इससे जरा सा भी तनाव हुआ तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। इस वक्त इससे वही मिले जो ये मांगे, वरना इसका नुकसान हो सकता है। पर मीरा को यह बिल्कुल पता नहीं था कि आशा ने मीरा और डॉक्टर की सारी बातें छुपकर सुन ली थी। लेकिन आशा ने ऐसा दिखाया जैसे उससे कुछ भी मालूम न हो। अंदर अंदर आशा सोच रही थी कि अब इस चिराग को घर में रखना ठीक नहीं, जल्दी से इससे दूर करना होगा, वरना मीरा की लल्लच किसी दिन बड़ा नुकसान कर देगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाली मुंह मत जाइए, थोड़ा खा लीजिए कुछ। अगर मैं उनकी बातें नहीं सुनती तो मीरा क्या क्या कर देती क्या पता। मुझे कैसे भी करके ये आखिरी इच्छा जल्दी से मांगनी होगी। ये सब खत्म करना जरूरी है। चिराग किसी लालची या गलत हाथ में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए।
क्या मैं आरव जी को बुलाकर इस बारे में बात करूं? हाँ, बस वही करती हूँ। आरव जी, आप सुन रहे हो क्या? हाँ, मैं आ गया। बोलिए, क्या है आपकी आखिरी इच्छा? मैं आपको कोई इच्छा मांगने के लिए नहीं बुलाया आरव जी। मुझे बस आपसे कुछ पूछना था। मैं मेरी आखिरी इच्छा ये रख सकती हूँ कि ये चिराग कभी भी किसी गलत, खराब या लालची हाथों में ना जाए। नहीं, ऐसा हमारे हाथों में नहीं होता। चिराग खुद ही अपना असली मालिक ढूंढ लेता है। आरव जी, मुझे आपसे और एक बात पूछनी थी बहुत दिनों से। क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आप कैसे इस चिराग के अंदर आए? क्या आप जन्म से ही इसमें बंद हो? नहीं आशा जी, मैं पहले बिल्कुल आपके जैसे ही एक इंसान था, लेकिन आज से 4 साल पहले एक चुड़ैल के अभिशाप की वजह से मैं इस चिराग में कैद हो गया। तब से जिसके पास ये चिराग पहुंचता है, मैं उसकी इच्छाएं पूरी करता आ रहा हूं। आशा ये बात सुनकर अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। वो सोचती रहती है कि कैसे आरव जी की मदद कर पाए। तभी उसके मन में एक विचार आता है कि वो अपनी आखिरी इच्छा आरव जी के लिए ही मांगेगी। आरव जी, मैं मेरी आखिरी इच्छा मांगना चाहती हूँ। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप आजाद हो जाओ आरव जी। आप इस चिराग से मुक्त हो जाओ हमेशा के लिए। क्या आप फिर से किसी और के लिए अपनी आखिरी इच्छा बर्बाद करने जा रही हो? यही है मेरी इच्छा आरव जी। पीछे से दौड़ती हुई उसकी बहन मीरा आती है और चीख कर बोलती है, रुक जाओ आशा, ये इच्छा तुम नहीं मांगोगी। पागल हो गई है क्या? मेरी इच्छा थी, मेरी। तू कैसे अपनी इच्छा बर्बाद कर सकती है उसके लिए? पर तब तक आशा अपनी इच्छा मांग चुकी थी। आरव फिर से एक इंसान बन जाता है और आशा की तरफ धैर्य से मुस्कुराते हुए बोलता है, वो चुड़ैल ने बोला था कि जब कोई सच्चे दिल से मेरी आजादी की इच्छा मांगेगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। मैं बहुत खुश हूँ आरव जी कि मैं आपके लिए इतना कुछ कर पाई। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार सा हो जाता है। पर कोई भी हिम्मत करके कुछ बोल नहीं पाता। तभी पीछे से गुस्से से भरी मीरा चीख कर आशा से बोलती है, आशा, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। इतनी कीमती इच्छा और तूने उसे किसी गरीब के पीछे बर्बाद कर दिया। तूने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। छोड़ूंगी नहीं तुझे आशा। आशा जी, क्या मैं आपके यहाँ कुछ दिन रह सकता हूँ, जब तक मैं अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ ना लूं? हाँ आरव जी, बिल्कुल रह सकते हो। जब तक आपको अपना कोई काम या रहने की जगह ना मिल जाए, आप यहीं आराम से रुक सकते हो। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अगर मैं थोड़ा सा सहारा दे पाऊं तो मुझे ही खुशी होगी। शुक्रिया आशा जी। आशा, ये यहाँ नहीं रुकेगा। ये गरीब को मैं अपने घर में कभी रुकने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा मत बोल मीरा, बस कुछ दिन की बात है। कुछ दिनों बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बेजार से गुजर गए। आरव आशा के घर पर ही रुककर अपनी नई जिंदगी का रास्ता ढूंढने लगा। पर मीरा का रवैया हर दिन और कठोर होता जा रहा था। जिस पाल भी आरव उसके सामने पड़ता, वो उससे अपने घर का नौकर समझकर बोल देती, ये कर दो, वो उठा दो, ये साफ करो, पानी भर दो। आरव चुपचाप बिना शिकायत सब करता रहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अभी अभी अपनी आजादी पाई है और आशा के घर में रहकर ही वो खुद को संभाल सकता है। आशा ये सब देखती तो उसे अंदर से दर्द होता, पर वो समझती थी कि मीरा का दिल लल्लच और गुस्से से अंधा हो चुका है। इस तरह एक छोटी सी चिंगारी जैसे मीरा के दिल के अंधेरे को और गहरा करती जा रही थी, जबकि आरव और आशा के बीच एक नया हल्का सा कोमल रिश्ता जन्म लेने लगा था। एक दिन बाहर से कोई जोर जोर से आवाज लगाता है, कोई है घर पर? हम रणागढ़ के राजमहल से आए हैं। आशा बाहर निकलती है और राजमहल का नाम सुनते ही मीरा की आंखें लल्लच से चमक उठती हैं। वो तो जैसे भागी भागी बाहर पहुंच जाती है। आप लोग यहाँ पर क्या हुआ है? ये लोग मेरे लिए आए हैं आशा जी। उसकी आवाज में हल्का सा गर्व भी था और थोड़ी सी हल्की घबराहट भी,
जैसे किसी ने उसकी पुरानी पहचान को अचानक पहचान लिया हो। आशा एक पल के लिए सीधी खड़ी रह गई। समझ ही नहीं पा रही थी कि राजमहल वाले लोग आरव को क्यों ढूंढते हुए आए हैं। क्या इसने राजमहल से कुछ चोरी वोरी किया है क्या? इसीलिए पकड़ने आए हो इसको? नहीं तो भला इसके जैसे गरीब के लिए राजमहल से लोग क्यों आए होंगे? हाँ, नहीं, ये आप क्या बोल रही हैं? हमारे रणागर के राजा के बारे में इतनी बड़ी गुस्तखी। शांत हो जाओ वीर। हाँ, मैं ही हूं रणागर का राजा। आज तक मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आशा जी को मेरे वजह से जरा सा भी परेशानी हो। मीरा का होश उड़ा जाता है ये सुनकर। वो अंदर अंदर से रो पड़ती है और सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा मौका फिर से मेरे हाथों से निकल गया। आशा जी, मैं राणागर लौटने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बनाएंगी? क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आशा शर्मा कर आंखों को नीचे कर लेती है। अंदर अंदर उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वो आरव जी को तो पहले से ही पसंद करने लगी थी। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो धीरे से बोलती है, हाँ आरव जी। और इसी तरह शुरू होती है आरव और आशा की एक खूबसूरत कहानी। आरव और आशा के बीच धीरे धीरे पैदा हुआ प्यार अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ चुका था। आरव ने आशा का हाथ थामा और दोनों एक नई जिंदगी की ओर चल पड़े, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। घर के एक कोने में मीरा सब देख रही थी। अपने ही लालच, स्वार्थ और चालाकी के चक्कर में वो सब कुछ खो बैठी थी। ना उसे इच्छा मिली, ना आरव का प्यार, और ना ही वो खुश हो पाई किसी तरह। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पछतावे, गुस्से और हैरानी के। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आरव और आशा अपनी नई जिंदगी की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ गए, और मीरा अपने कर्म का फल समझने को अकेली रह गई। यही से आरव और आशा का एक सुंदर सफर शुरू होता है।